चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करने लगे हैं जी अपना टॉपिक। सिलेबस के लिहाज से हमारा आज का जो टॉपिक है, सिलेबस की वर्डिंग के लिए फोटोसिंथेसिस के बाद लाइट एक्शन, लाइट रिएक्शन, इसके अंदर ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड डार्क रिएक्शन, कार्बन साइकिल, ये कुछ दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। अब याद रखिए कि अगर तो हम हिस्ट्री में चले जाएं, जो डिटेल्स में बुक्स हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं, लेकिन वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल प्लेन सीधे सीधे जो मशहूर सवाल है वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पेचीदा किस्म के क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से खास रिलेटेड हैं, उनको बिल्कुल नहीं पूछा गया हुआ। पर ये आपको ही फ़ायदा है, इसका फ़ायदा स्पेसिफिकली आपके लिए है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हुई हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है आगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे ऐसे सवालों को फेस करें। फर्ज कीजिए आप में से कहीं किसी को मौका मिले कि आप GRE सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर बहुत अच्छे अच्छे, बहुत, हमारे यहाँ रिवाज है मशहूर सवाल पूछने का, वहाँ पे रिवाज है मुश्किल सवाल पूछने का, और यहाँ पे रिवाज है सीधे सीधे सवाल पूछने का, और वहाँ पे सवाल हमेशा घुमा के पूछे जाते हैं जिसका कंसेप्ट प्रॉपर नहीं होता। वो हम घूमे फिरे हुए जॉब हो, सवाल का जवाब देने में खुद घूमना शुरू हो जाता है, जॉब प्रॉपर नहीं होता। बहरहाल ये था जी बैकग्राउंड हमारा आज का क्वेश्चन। चूँकि यहाँ पे इसने जो सवाल किया है, सिलेबस की जो वर्डिंग थी लाइट रिएक्शन के नाम से, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दो मेजर हिस्से हैं क्वेश्चंस के। जैसे कि इंट्रोडक्शन में जिक्र हुआ था कि बहुत पहले ही, अब से 100 साल से ज़्यादा सा पहले, 1906 में ये चीज़ क्लियर होना शुरू हो गई थी कि फोटोसिंथेसिस के दो पोर्शन हैं, एक वो जिसमें डायरेक्ट लाइट रिक्वायर होती है, और दूसरी जिसको डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और उनको जो नाम दिए गए थे सिंपली लाइट एक्शन, डार्क एक्शन। पूरा लफ्ज़ अगर बोला जाए तो वो लाइट डिपेंडेंट एक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट एक्शन है, लेकिन हम सिंपली इसको लाइट एक्शन और डार्क एक्शन कहते हैं। और उसमें लाइट एक्शन एक फुल फ्लेज लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो कि ज़्यादा बड़ा है, इसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट के दो लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके दो सेपरेट पार्ट हैं, वो दोनों उसमें दो डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि अभी हम उसको आगे डिटेल से देखेंगे, और उसमें से कुछ ज़्यादा आए हुए हैं, कुछ कम आए हुए हैं। पर अब डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बुक है, उसमें डायग्राम लाइट एक्शन के लिए कौन सी बनी हुई है और किस किस्म की डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहला एक लफ्ज़ चेक कीजिएगा, जहाँ पे लाइट रिएक्शन है इसी के लिए मुतबादल लफ्ज़ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोबारा सुन लीजिए, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के लिए मुतबादल लफ्ज़ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और याद रखिएगा कि ये एज सच पूरे का पूरा जाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन। अभी अंदलीब ने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें एक वर्डिंग, क्वेश्चन की वर्डिंग याद रखिए कि कुछ एग्जामिनर थोड़ा सा सवाल को चेंज कर लेते हैं, कोई ऐसा लफ्ज़। अब रीज़न ये होती है कि सिलेबस में किताबें बहुत सी रिकमेंडेड है, आप लोगों ने वो किताबें नहीं पढ़नी, आपने तो जस्ट एक किताब को फॉलो करना है, ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं। जब अब आपकी बुक में एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, उसने चीज़ को एक खास स्टाइल में बयान किया हुआ है, उसमें कुछ चंद लफ्ज़ हैं, कुछ लफ्ज़ नहीं है, पेपर पूछने वाला उससे हट के कोई लफ्ज़, लफ्ज़ चीज़ वही हो गई, लफ्ज़ चेंज हो गया। अब क्वेश्चन जो आया, अंग्रेज ने जो सवाल की वर्डिंग बोली थी वो था लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखिए यही सवाल था ना अंग्रेज, ये अंग्रेज आपने जो, यस सर, यही था। जी अब लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया उसने लीनियर। अब उसकी रीज़न ये है कि किताबों में ये आपको इस नाम से, किताबों का मतलब है वो किताबें जो आपके पास हो, आपको ये सवाल इस नाम से नहीं मिलेगा बल्कि किसी और नाम से मिलेगा। और हमारी किताबों में जो आम किताबें हैं वो इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, आपने ये दो नाम पढ़े हैं, और मेरा ख्याल में जो किताबें आपके पास हैं उनके अंदर यही चीज़ें मौजूद होंगी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के नाम से। और देखिए जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वही लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो सुन लीजिए, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो है, और जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वही जो है हाँ, दो इनके दो और नाम भी हैं। वो चूंकि नामों की बात हो रही थी,
इसी के लिए जो दूसरे अल्फाज है वो हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये भी इसी के ही, अब डिपेंड करता है पेपर बनाने वाला कौन से लफ्जों में वो सवाल पूछ रहा है। एक ही चीज़ के बहुत से नाम हैं, मुख्तलिफ बुक्स ने, मुख्तलिफ ऑथर ने मुख्तलिफ नेम यूज़ किए हैं। इन सब चीज़ों को जहन में रखना है, नोट कर लेना है। जो पॉइंट में बता दी आपको जो भी बुक है वहाँ पे ये तमाम मुतबादल लफ्ज़ नोट कर लीजिए। बहरहाल अब एक तो नाम हो गया जी, और डिटेल्स आगे बाद में आएंगी। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके आगे दो टाइप्स हैं फर्दर। नंबर दो, जेड स्कीम। मैंने जेड का लफ्ज़ बोला है, बहुत से लोग जी स्कीम का भी इस्तेमाल करते हैं। जेड और जी दोनों सेम यूज़ किए जा रहे हैं, गालिबन जर्मन ज़बान में जेड को जी कहते हैं, और ये इसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। जी स्कीम बहुत मशहूर हो मौजूद, दो नाम हो गए, और ये ज़ाहिर फुल क्लिक क्वेश्चन है। अब ये जी स्कीम है, ये जब बनाई गई थी तो ये इस तरह जैसे आजकल बनाई जा रही है। अब आई एम नॉट श्योर आपकी बुक कौन सी है। अगर आपके पास कोई बुक मौजूद है जो भी है, उसमें जहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया गया है, उसके डायग्राम को देखिए। आप जब डायग्राम को देखेंगे तो आपको तकरीबन एन, मैंने एन बोला है, LMN, एन जैसी डायग्राम नजर आएगी। देखिए ऐसा ही है कि नहीं। चेक योर डायग्राम। आपकी बुक्स में जो डायग्राम बनी होगी उसकी शक्ल बिल्कुल इंग्लिश के लेटर एन जैसी है। जी देखें, ऐसा ही है कि नहीं है। यस सर। अब शक्ल इसकी एन जैसी है, तो इसको जी स्कीम या जेड स्कीम क्यों कहा गया, उसका जवाब सुन लीजिए। अपनी बुक को पकड़ें और उसको चेंज कर लें कि उसकी जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर ले जाएं। दोबारा डायग्राम को देखिए, वो जो एन था ये जेड बन जाएगा। और कीजिए क्या कहा है मैंने, अपनी बुक का एंगल चेंज कर लें, आपको जो एन था वो जेड में चेंज हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, बात क्लियर हो गई है कि नहीं। नो रिस्पॉन्स। हाँ जी सर क्लास, क्लियर है। चलो शुक्र है जी, क्या बात आपको समझ आ गई। अब याद रखिएगा कि ये जो मौजूदा स्टाइल है जिसमें इसको हमने इस तरह से शो किया हुआ है, एन की शक्ल दी हुई है, पहले ये जी की शक्ल में होती थी। इसकी रीज़न, इसकी खास रीज़न है, और ये डिपेंड करता है कि एक बार फिर वही डिपेंड करेगा कि आपके पास बुक कौन सी है। ये जी मुझे बैकग्राउंड में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपके माइक को दोबारा। आप लोग, जिसने किसी का माइक अनम्यूट होगा, ये चलें। ये बात चल रही थी, इसका नाम की बात होगी कि जेड स्कीम नहीं, इसका नाम तो जेड स्कीम है लेकिन हम इसको एन की शक्ल में ड्रा कर रहे हैं। क्यों? अब डिपेंड करते हुए कि आपके पास जो डायग्राम है आपने चेक करना है, इसने एक्स एक्सिस के ऊपर एनर्जी ई या पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी से रिलेटेड लफ्ज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा। इसने एक्स, आपके पास जो डायग्राम है आपकी बुक में, उसमें एक्स एक्सिस पे एनर्जी लेवल शो किया गया कि नहीं शो किया गया, क्या आपने बताना है। जो को बताएगा जी क्लास में से। यस सर, शो किया हुआ है। चलें शुक्र है। और न्यूमेरिकल फॉर्म में है या जस्ट एनर्जी लिखा हुआ है, या न्यूमेरिकली कोई फिगर्स दी हुई हैं। सर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है बस चलें एक्सेस ठीक पे। ठीक होगा। क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि यहाँ पे एक्सेस में याद रखिए, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे लो एनर्जी होगी और ऊपर जाएंगे तो ऊपर हाई एनर्जी होगी। अगर सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है तो नीचे लो एनर्जी है और ऊपर हाई एनर्जी। अच्छा, अब एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो बेसिकली फिजिक्स से है, ये शायद आई एम नॉट श्योर आपसे डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ। डू यू नो व्हाट इज ईवी? डू यू नो व्हाट इज ईवी? मैंने सिंबल बोला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ठीक। वोल्ट। जी किसने जवाब दिया है, आंसर किसने दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर आंसर। मैंने दिया। सर मैंने मैंने क्लास, दिया। जी मैंने क्लास नहीं लगाई, नहीं क्लास नहीं लगाई तो मुझे फिर नजर नहीं आता नाम क्या है। सबा। हवा। जी ठीक है, सबा का जवाब दुरुस्त है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत ही मशहूर यूनिट है, और ये कम बेश को 100 सवा 100 साल पुराना यूनिट है। और ये उस दौर की बात है जब आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ये नाम सुने होंगे, पढ़े हुए, शुरू मारूफ है।
जिस दौर में बहुत इलेक्ट्रॉन को बहुत शोहरत मिली, आप लोगों ने आई एम श्योर कि वो कैथोड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ के याद रखा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए और फिर उनसे बहुत सी और चीज़ें रिलेटेड। उस वक्त ये यूनिट बनाया गया और ये यूनिट अब तक हमारी किताबों में इस्तेमाल हो रहा है। याद रखिए, बायोलॉजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज जो हैं, ये डिपेंड करती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर। पहले वहाँ पर रिसर्च होती है, वो लोग काम करते हैं और फिर वही चीज़ें, उनकी जो डिस्कवरीज हैं, हम उनको यूटिलाइज करते हैं अपने काम के लिए। उनके बनाए हुए यूनिट्स सारे हम भी इस्तेमाल करते हैं। मे बी के किसी के पास या किसी को मौका मिले किसी ऐसी बुक को देखने का जिसने एनर्जी की वैल्यू भी दी हुई है। मतलब मेरे सामने जो बुक है उसमें इसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई। जो मेरे पास बुक है इस वक्त, उसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो की गई है। फोटो सिस्टम 2, आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से? आई एम श्योर आप लोग फोटो सिस्टम 2 के नाम से वाकिफ होंगे कि नहीं? Yes, sir. जी, मिसाल के तौर पर जो फोटो सिस्टम 2 है, इसकी अप्रोक्सीमेटली जो एनर्जी लेवल है, ये +0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है। ऐसे सिस्टम 1 की एनर्जी इसके मुकाबले में ज़्यादा होती है, +0.4 है। और प्लस टू कोई नॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। जबकि सिस्टम 1 में जो FRS पैराडॉक्स एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, वो वेरी हाई एनर्जी, और वो एनर्जी -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है। बहरहाल ये एनर्जी लेवल है जो कि आपकी बुक में शो नहीं किया गया, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेफरेंस से ये बता दिया। इसलिए बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारी बुकों में बहुत सी किताबों में अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इससे अलहदा से न्यू टर्म्स भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। हमारी तमाम जो क्लासिकल बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ही इन फिगर्स को देती हैं, और बहुत सी बुक्स में तो अब तक यही इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल ये था जी एक। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बताया था मैं उसका जिक्र कर दूं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, बट डिफरेंशिएट या कंपेयर सिस्टम 1 सिस्टम 2। जब वो रिसर्च हो रही थी, हमारी पहली रिसर्च की बात हुई थी कि शुरू में पता चला कि फुर्सन्स के दो हिस्से हैं, लाइट एक्शन, डार्क एक्शन। अब अगली रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ सामने आई कि जो लाइट एक्शन है ये भी सिंगल नहीं है, बल्कि इसके दो हिस्से हैं। उन दो हिस्सों को फिर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया गया। जो पहले डिस्कवर हुआ था वो फोटो सिस्टम 1 है। दोबारा सुन लीजिए, जो पहले डिस्कवर हुआ, ये जो नंबरिंग है वो डिस्कवरी की बेस पे, जो चीज़ पहले डिस्कवर होगी उसको नंबर 1 दे दिया, जो बाद में डिस्कवर हुई उसको नंबर 2 दे दिया। जब मुकम्मल स्टडी हुई तो पता चला सिस्टम 2 पहले आता है और सिस्टम 1 बाद में आता है। अगर डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि जहाँ से आपकी डायग्राम शुरू हो रही है फोटो सिस्टम 2 है, वो लेफ्ट साइड पे है, और जो एरोज फॉलो कर रहे हैं, आप जब आगे जाएंगे तो काफ़ी आगे जाके फिर आपके सामने फोटो सिस्टम 1 आएगा। और ये क्वेश्चन भी जैसा कि अंदीप ने कहा था कि आया हुआ डायग्राम की वजह से। डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से याद करना होता है। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ रवाज है, बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, डायग्राम को एज क्वेश्चन दे देते हैं कि ये डायग्राम है और इसको ड्रा करें, क्योंकि डायग्राम के ऊपर हमारी क्वेश्चन बेस करते हैं। डायग्राम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़ूलॉजी और बॉटनी में डायग्राम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जी, फोर्थ सिस्टम 1 और फोर्थ सिस्टम 2 मैंने डिस्कवरी के लिहाज से जिक्र कर दिया कि ये जिस तरतीब से डिस्कवर पे नाम रख दिया गया, ये होते क्या है? व्हाट इज अ फोटो सिस्टम? आई एम श्योर यू रिमेंबर के प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम, इसकी जमा ग्रैना है, मौजूद है। हर ग्रैना में बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपने थाइलेकाइड्स के नाम से पढ़ा हुआ है। जब बहुत पहले जब ये नाम इस्तेमाल नहीं होता था तो इनके लेमेले का लफ्ज़ यूज़ किया जाता था। इसका लफ्ज़ था लेयर्स। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई तो पता चला कि ये लेयर्स स्पेसिफिक खास किस्म की मेम्ब्रेन्स हैं, और फिर उनका नाम चेंज करके थाइलेकाइड मेम्ब्रेन्स रखा गया। इन थाइलेकाइड मेम्ब्रेन्स में ये फोटो सिस्टम मौजूद हैं, और ये फोटो सिस्टम मैं एक और भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है। It can also be called antenna complex. It can be called antenna complex. I'm sure you know what is an antenna. बताएगा जी एंटीना क्या होता है? Sir, light gathering part. दोबारा बताइए। लाइट Gathering part.
आपने इसको महदूद कर दिया क्योंकि मैंने जनरल लफ्ज़ पूछा था एंटीना। बहरहाल अगर हम प्लांट के लिहाज से बात कर रहे हैं तो वहाँ जो एंटीना कम्प्लेक्स होगा वो तो वाकई लाइट को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर आप जनरल एंटीना की बात करें, जब मैं पैदा हुआ था, ये वही दौर है जब पाकिस्तान में टीवी आया, और उस वक्त यानी मेरे बचपन के दौर में घरों के ऊपर लंबे लंबे बांसों पे एंटीना लगे हुए थे जो टेलीविजन यानी टीवी के सिग्नल्स को कैच करते। अब जदीद दौर में कुछ लोगों ने घरों पे डिश एंटीना लगवाया हुआ है, जो भी आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, वो भी एंटीना है। अब का जो मोबाइल्स हैं, बाहर इनमें एंटीना नहीं है, लेकिन अगर आप अब से 30-40 साल पहले पुराने का कोई मोबाइल देखें तो उसमें बड़ा सा एंटीना लगा होता है। एंटीना कोई भी ऐसी चीज़ जो रेडिएशन को कैप्चर कर सकती है। एंटीना या एंटीने वो चीज़ें हैं जो रेडिएशन को कैप्चर करती हैं। अगर हम जूलॉजी में चले जाएं तो जो इंसेक्ट्स के एंटीना है वो वाइब्रेशन को और केमिकल्स को महसूस करते हैं। एनी हाउ, सवाल का जवाब दुरुस्त है जी। प्लांट्स में ग्रैनम के जो पार्ट्स हैं यानी थाइलेकाइड्स, उनके अंदर स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं जो विच आर मेंट फॉर लाइट एब्जॉर्प्शन, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सिस्टम मुख्तलिफ बहुत से पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। आप उनके नाम से वाकई में मैं नाम बोल रहा हूँ, क्लोरोफिल्स, केराटीन्स, ज़ैंथोफिल्स, ये नाम आपने पहले से पढ़े हुए। क्लोरोफिल की टाइप्स आपने ए बी सी डी, और ऐसे ही कैरोटीन में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, फिकोज़ैंथेन, फाइकोज़ैंथेन एंड मैनी अदर्स। इसके अलावा कुछ फाइकोबिलिन प्रोटीन्स, फाइकोसाइन, फाइकोलिसिन, आपने बहुत से नाम पढ़े हुए हैं। ये सब पिगमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जानदारों में मेम्ब्रेन्स के अंदर या बैक्टीरिया में बगैर बैक्टीरिया से भी मौजूद हो सकता है। पहले ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन, वो चीज़ें जो लाइट को कैप्चर कर। अब हमने इन दोनों को पिन पॉइंट करना है। नाम का जिक्र तो हो गया, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक खास केमिकल के बेस पे है। उसको रिएक्शन सेंटर पिगमेंट का नाम दिया जाता है। और चेक कीजिए आपकी बुक्स ने अगर उसकी डिटेल्स दी हुई है कि नहीं दी हुई है, आपने चेक करना है। P660, देखिए किसी बुक में लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं पे, P660 या PR, तो ये नहीं है तो PR का लफ्ज। चलें, दूसरा लफ्ज, दूसरा लफ्ज है जी P720। देखें है कि नहीं है किसी के पास, किसी भी बुक में जो आपके पास। मुझे लगता है सब लोगों ने एक ही नस्ल की किताब ले ली होगी, ऐसा तो नहीं है कुछ? नो आंसर। अनिता, आपकी बुक में है कुछ दिया हुआ कि नहीं इसने, फोटो सिस्टम के सर हवाले नहीं से? है, किसी बुक में नहीं है? सर जो ड्रामे की बुक में नहीं है। हमें नहीं, किसी के पास और की बुक हो, जो कार्बन हो, कोई और बुक हो, इल्मी हो, किसी और ऑथर की बुक हो? चलें और कर लीजिए। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। और अगर कोई नंबर लिखा हो, जैसे मैंने बोला था 660 या 720, तो ये असली में उस वेवलेंथ को शो कर रहा होता है जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अगर 650, 630, 640, 670 ये रेंज हो तो वो रेड कलर की लाइट कहलाती है, और अगर 700, 720, 730 की रेंज में हो तो वो फार रेड लाइट कहलाता है। बहरहाल ये थे जी वो दो फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम 2 जो है वो 660 इन जनरल, और जो सिस्टम 1 है वो 720 वेवलेंथ की लाइट को स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब करता है। अब लाइट एब्जॉर्प्शन के हवाले से चूँकि ये हम उसका जिक्र आ गया तो मैं साथ इसका मेंशन कर देता हूँ। आई एम श्योर आपको याद होगा कि जो लाइट है, लाइट के 3 हिस्से हैं। तो लाइट का मतलब जो सूर्य से रेडिएशन आ रही है वो अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट। जिसमें से जो विजिबल लाइट है, हम जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं जो हमें नजर आता है वो यही वाला है। फिलहाल हम इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट या उसी के कुछ पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, इसका जिक्र पीछे हो चुका हुआ। वायलेट से शुरू होता है रेड तक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वो कलर्स हैं। इनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। वायलेट 400 और रेड जो है वो 750 नैनोमीटर वेवलेंथ।
पीछे जिक्र हुआ था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से कि जो ब्लू रीजन है, वायलेट इंडिगो ब्लू ब्लू रीजन है, और ऑरेंज रेड जो है वो रेड रीजन कहलाता है। ब्लू और रेड रीजन की लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, ग्रीन और येलो लाइट कम एब्जॉर्ब होती हैं। दो हम पॉइंट्स हो गए। और ज़ाहिर है कि ये एब्जॉर्प्शन, हाँ सर ये था कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ लाइट। आपने लाइट के हवाले से पढ़ा होगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पे हम पार्टिकल के लिहाज से बात करेंगे। जो लाइट की फोटॉन थ्योरी है, फोटॉन के नाम से वाकिफ है, उसके मुताबिक फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। जब वो स्ट्राइक करते हैं किसी भी चीज़ के आके, ज़ाहिर है कि यहाँ पे क्लोरोफिल या कोई भी पिगमेंट है, और वो कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, क्लोरोफिल डी सी डी या ए, जिससे भी स्ट्राइक करेंगे। अब यहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। अब आई एम श्योर आपको याद होगा कि जब हम एनर्जी वर्क करते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी एटम को, तो उसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वो एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो एटम क्या बन जाता है, जी को बताएगा। सर रिपीट दोबारा बताएं। क्वेश्चन रिपीट कर दें। अगर एक एटम, आपने एनर्जी प्रोवाइड की एक एटम को, वो एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन तक पहुंची। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, यानी बहरहाल में शायद आपके जहन में एनर्जी लेवल का कंसेप्ट नहीं आ रहा। आप लोगों ने इसको ऑर्बिट्स और शेल्स और सब शेल के नाम से पढ़ा हुआ है। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और या एस बी टी, एस बी डी, एफ ऑर्बिटल्स के नाम से पढ़ा हुआ है। लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की तरफ, और जब ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो उसको छोड़ के, एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं क्या हो गया, जी को बताएगा। केमिस्ट्री का सवाल सर है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे होते हैं। जी आपका सवाल पीछे रह गया, मैं आगे चला गया हूँ, है ना। मैंने जो चीज़ पूछी है आप बहुत पीछे रह गई हैं। मैंने पहला जो लफ्ज़ बयान किया था वो यही था कि जब आप एक एटम को एनर्जी देते हैं किसी भी सूरत में, और एनर्जी लाइट है या कोई और भी है, तो वो एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तक पहुंचती है। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अब मैं एटम से बाहर निकल गया हूँ, आपने पीछे से जवाब दे दिया है। जब वो लो से हाई एनर्जी लग जाते हैं तो हम कहते हैं एटम एक्साइटेड हो गया। आपका जवाब यहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। एटम से नाराज होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसको क्या कहें। कौन सो रही है, हार मत बजाएं। सर नहीं सो नहीं रहे, अब सोच रहे हैं। चलें, बहुत देर की मेहरबान आते आते, जब तक आप सोचेंगे मैं जवाब मैं देता हूँ। इससे पहले ही हम ये कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाए तो एटम आयोनाइज हो जाता है, आयन बन जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल सर जाए तो पॉजिटिव आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो एटम है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा एक और कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, देखते हैं याद है भूल गया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन होल कंसेप्ट? डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन होल? ट्रांजिस्टर पढ़े हुए हैं, भूल चुके हुए हैं? डू यू सर रिमेम्बर? जब लाइट अब्जॉर्ब होती है, लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, वहां से फोटो सिस्टम लाइट अब्जॉर्ब करती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जब जाते हैं तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल। आपने जवाब तो दिया है, लेकिन आपके जवाब में दो खामियां हैं। मैंने फिजिक्स क्लास में पूछा था, अब आपने बायोलॉजी क्लास से जवाब दे दिया है। और उसमें एक लफ्ज़ जो गालिबन एंट्री की बुक में जैसे बयान हुआ था, आपने वैसे का वैसे बयान कर दिया है, वो दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा मैं इसकी बात करूँगा। जहाँ से मैंने सवाल पूछा था फिजिक्स के वाले से, और मैंने कहा था कि ट्रांजिस्टर्स का जहाँ पे कंसेप्ट में पढ़ा होगा, एन पी एन, पी एन पी या एन पी एन जंक्शंस, ये ट्रांजिस्टर्स और यस इससे सर, ताल्लुक उसके है। लिहाज से पीएन जंक्शन। जी, वहाँ पे मुख्तलिफ जो मटेरियल्स होते हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल, जैसे वहाँ पे कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन होल का, सिमिलर ऐसे यहाँ पे आप कह सकते हैं। अब आपके पास मॉलिक्यूल है, एक पिगमेंट है, एनर्जी इस पे गिरी है, फोटॉन्स आके गिरे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, अगर तो एक्साइट किया तो उस सूरत में तो वो सिर्फ लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल तक जाएगा। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो कि वो उस मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर चला जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। अब उसको हम एक्साइटेड
का लफ्ज इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में जब तक वो एटम के अंदर है, लो से हाई एनर्जी पे। जब वो एटम को छोड़ के बाहर चला जाता है फिर वो एक्साइटेड नहीं कहलाता है, उस वक्त में तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और वो आगे चला जाएगा पैराडॉक्स में। इंटर लेवल पे जो बुक ने डिस्कस किया हुआ है वो दुरुस्त नहीं है लफ्ज। अब देखिए केमिस्ट्री का कंसेप्ट ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन अपने शेल पे है, जब वो उसको एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, लेकिन जब वो एटम को छोड़ के बाहर चला जाएगा तो फिर उसको हम एक्साइटेड नहीं कहेंगे, उस एटम को एक्साइटेड नहीं कहेंगे, वो तो कुछ और बन जाता है। और अगर बिजली की तारों में ऐसा हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट बन जाएगा। यहाँ पे वो हाई एनर्जी लेवल पे चला गया और आगे क्या करेगा वो हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गई जी, मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहीं पे। फोर्स सिस्टम 1 और फोर्स सिस्टम 2 पे फोटॉन्स टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन को बूस्ट करते हैं और यहाँ से निकल के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसको आगे डिस्कस किया जाएगा, जो हमारा आगे डिटेल आ रही है उस डिटेल्स में। हमारा फोटो सिस्टम और उनका कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा फोटो सिस्टम 2 के मुकाबले में 1 में ज़्यादा एनर्जी होती है और दोनों के पिगमेंट का डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। और ये जेड स्कीम है, जेड स्कीम के नाम से मशहूर मरूफ है जी। अब हो सकता है कि मेरे पास और आपके पास की बुक में डिफरेंस हो, पर अगर कोई चीज़ डिफरेंस हुई तो आप नोट कर लीजिएगा। जेड स्कीम को सामने रखें। हमारे डायग्राम के मुताबिक सबसे निचले लेवल के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर फोटो सिस्टम 2 शो किया गया है। इसके साथ जो चीज़ अटैच है वो बहुत ही मशहूर है। ये सवाल मैंने शायद पूछा था एक बार पहले, तो यहाँ पर ये चूँकि बयान होगा सेपरेट हेडिंग पर बयान होगा। अभी हमने जो बात की है वो ये कि फोटॉन्स या लाइट स्ट्राइक की एंटीना कॉम्प्लेक्स में फोटो सिस्टम के ऊपर, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन बूस्ट हुए निकले और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर की तरफ चले गए, उसकी एनर्जी लो से हाई की तरफ चलेगी और वो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर है वहाँ तक चले गए। मेरे पास जो बुक है उसके मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से और वो प्लास्टोक्विनोन में चले गए, PQ फॉर प्लास्टोक्विनोन। जी आपके पास ऐसे ही है, कुछ और है, किसी और बुक में कोई और ना हो, डिफरेंस ना हो कुछ। सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन PQ में गए आपके पास या कहीं और चले गए हैं, ये देख लीजिए। कौन सर? चलें मैं ये फर्ज कर लेता हूँ जी आपके पास यही जवाब होगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अब फिर वही कंसेप्ट आ गया इलेक्ट्रॉन होल, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है, खींचना चाहता है, लेना चाहता है। अब फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी हुई है और ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, किसी दूसरी चीज़ से, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाना चाहता है। अब यहाँ पे वो कंसेप्ट है, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और मे बी आया है या नहीं आया, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये लफ्ज़ मैंने शायद बोला था पहले। अब हम अगर पाकिस्तानी तरफ से बोलते हैं तो ये फोटोलाइसिस है, फोटोलिसिस इसका प्रॉपर बेहतर लफ्ज़ है। लफ्ज़ बोलते हैं लाइट एनर्जी की मदद से पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना। याद रखिए इट इज़ नॉट ए सिंपल रिएक्शन, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। इसके बहुत से स्टेप्स हैं जो अभी सारे के सारे प्रॉपर डिस्कवर नहीं हुए। फिर सुन लीजिए, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी होगी आपके पास कि पानी के मॉलिक्यूल को बड़े धड़ाम से तोड़ दिया है, H2O तोड़ा और हाइड्रोजन और OH आयन और इलेक्ट्रॉन बना दिए। इट इज़ नॉट सो सिंपल रिएक्शन, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। ये बताते खुद एक फुल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके पास, ये आपके सिलेबस में एज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अभी अंडर रिसर्च है, इसके बहुत से स्टेप डिस्कवर हो चुके हुए हैं कि किस तरह से पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं एनर्जी की वजह से और उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकलते हैं, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयंस और OH आयन बनते हैं और फिर वो मिलकर दोबारा किस तरह से पानी बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस प्रोसेस ऑफ वाटर कहलाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं कि
जिस तरीके से पौधे पानी को तोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, अगर हम भी ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो भारत की एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट होगी। अगर हम पानी को तोड़ना चाहें, आप आई एम श्योर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस का बॉडी पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है पानी को ब्रेक करने। एनीहाउ, ये था जी एक शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ। अब वो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं सिस्टम 2 से, वो चले गए हैं प्लास्टोक्विनोन। इसके नाम पे दोबारा गौर कीजिए, प्लास्टोक्विनोन। जहाँ भी लफ्ज प्लास्टो आ जाए तो अंडरस्टूड होता है इसका ताल्लुक कोई ना कोई प्लांट्स के साथ, पौधों के साथ या क्लोरोप्लास्ट के साथ है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड असल में क्लोरोप्लास्ट को भी इंडिकेट कर रहा होता है। डू यू नो व्हाट इज क्विनोन? आप लोग जो केमिस्ट्री 2 साल हो गए आप लोग पढ़ते हुए एडवांस केमिस्ट्री, व्हाट इज ए क्विनोन? ये फिर कोई आंसर नहीं है, क्या बात हो गया, क्लास में सो गई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ ली थी, अब तो चौथा सेमेस्टर चल रहा है आपका। उसके तो मुझे लगता है पेपर भी हो चुके हैं। कार्बन केमिस्ट्री का पेपर नहीं होता आपका, लेकिन बहर आपने तैयारी तो कर ली हुई थी। सर ये एक अरोमेटिक कंपाउंड होता है, इतना पता है। क्या दोबारा बोलें, कौन सा कमांड होता है? ऑर्गेनिक अरोमेटिक कंपाउंड। चलो ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें कैटलिस्ट। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम भी मौजूद होते हैं जो अटैच होते हैं रिंग के साथ। एनीहाउ, ये टॉपिक आपका है, मेरा नहीं है। मैंने सिर्फ देखना था जी आपकी केमिस्ट्री कहाँ तक पहुंची हुई है। प्लास्टोक्विनोन मौजूद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, प्लांट्स के अंदर, उनके थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन निकले सिस्टम 2 से वो प्लास्टोक्विनोन में चले गए। डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में चले गए। अब चेक करें डायग्राम के लिहाज से, सिस्टम 2 के मुकाबले में प्लास्टोक्विनोन काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल। प्लास्टोक्विनोन सिस्टम 2 से ज़्यादा एनर्जी लेवल पे, और एनर्जी कहाँ से आई है? बेसिकली एनर्जी लाइट में प्रोवाइड की है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हाई में चले गए हैं, दुनिया का असूल ये है जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा हो, आप समझते हैं जब बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी बहता हुआ ज़मीन पे आ जाता है, प्लेन में आ जाता है, क्योंकि पहाड़ों में उसकी प्रोडक्शन एनर्जी ज़्यादा है ज़मीन, और प्लेन पे वहाँ पे कम हो जाती है। तो हाई से लो एनर्जी लेवल की तरफ चीज़ें, जब हाई एनर्जी से, जहाँ पे हाई एनर्जी होती है वो चीज़ें अनस्टेबल होती हैं, जहाँ पे लो एनर्जी होती है वो चीज़ें स्टेबल होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल जा चुके हैं, ये वापस जाना चाह रहे हैं लो एनर्जी लेवल पे। अब ये जिस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, यही हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जो हम स्टडी करेंगे पहले स्टेप में, ये सारे का सारा लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और इसी का दूसरा नाम है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन, और साइटोक्रोम बी में चले गए। मैंने साइटोक्रोम बी लिखा है, चेक कीजिए। मैंने साइटोक्रोम बी बोला है, चेक कीजिए आपके बुक में साइटोक्रोम बी दिया हुआ है, इसके साथ कोई नंबर वैसा लिखा हुआ, कोई और चीज़ तो लिखी हुई साथ इसके आपकी बुक में साइटोक्रोम बी के साथ? B6। जी ठीक है, B6। चलें ठीक है। अब देखिए कि कुछ लोग नंबर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग नेम यूज़ करते हैं, और कुछ लोग उनके वेवलेंथ के साथ लिख देते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ आंसर्स, फिर सुन लीजिए, मुख्तलिफ आंसर्स। हाँ, ये फिर सवाल याद आ गया, साइटोक्रोम भी मेरे ख्याल में अंदरीब ने कहा था, साइटोक्रोम भी आज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब चूंकि साइटोक्रोम का जिक्र आ रहा है तो मैं पहले उसी को बैन कर दूँ। सबसे पहले नाम पे गौर कीजिए, साइटोक्रोम, साइटो जिसका ताल्लुक सेल के साथ, तो क्रोम इन पिगमेंट, पिगमेंट, पिगमेंट्स प्रेजेंट इन सेल। सर ये साइटोक्रोम वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। साइटोक्रोम या फाइटोक्रोम? फाइटोक्रोम सॉरी। साइटोक्रोम, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे चूंकि इसका साथ ही जिक्र आ जाएगा तो मैं इसको यहाँ बयान करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज, आपने क्लोरोफिल का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिया होगा। बारह सुने बात को गौर से सुना है कि आपकी बुक ने इसी चैप्टर में या किसी और चैप्टर में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, चूंकि क्लोरोफिल एज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, मैंने इसलिए इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ बयान किया था। मैग्नीशियम का एक एटम, उसके 4 साइड पे 4 नाइट्रोजन होते हैं, हर नाइट्रोजन एक
पायरोल रिंग का हिस्सा है और ये तमाम पायरोल्स आपस में बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जुड़े होते हैं, टेट्रा पायरोल बनाते हैं। उसके बाद मैंने जिक्र किया था कि अगर मैग्नीशियम को निकाल के यहाँ पे एक आयरन एटम रख दें तो ये बन जाएगा आयरन पोरफायरिन, एक आयरन और 4 पायरोल मिलके आयरन पोरफायरिन बन जाए। और आयरन पोरफायरिन जो है ये सबसे मशहूर मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से वाकिफ हैं, अब मायोग्लोबिन से भी वाकिफ। आपने हीमोग्लोबिन नाम पढ़ा हुआ है और मायोग्लोबिन भी। ये जब आयरन पोरफायरिन अटैच होगा ग्लोबिन प्रोटीन से तो वो हीमोग्लोबिन या ऐसे मायोग्लोबिन। अब अगला नाम है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, उसके सेंटर में आयरन एटम होता है, उसमें भी पायरोल रिंग होते हैं। और याद रखिए कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं मेरे ख्याल में कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट परफॉर्म किया होगा, ऐसा ही है कि नहीं? क्या आप लोग